अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम के। तो जी, आज के फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर बायो एनर्जेटिक में रिस्पायरेशन के बाद फोटोसिंथेसिस के बाद रिस्पायरेशन का अहम टॉपिक सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल स्टडी भी है, डिफिकल्ट भी है। इसमें याद करने की भी काम है, कुछ चीज़ें आपने याद करनी होंगे, कुछ चीज़ें आपने सीखनी होंगे, कुछ चीज़ों को आपने सीक्वेंस से करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की टॉपिक में है। तो मैं शुरू करता हूँ सेलुलर रेस्पायरेशन से। सेलुलर रेस्पायरेशन, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि रेस्पायरेशन जब कोई ऑर्गेनिक फूड, जब कोई कम्प्लेक्स फूड जब ब्रेक डाउन होता है, उसमें एक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। आपको पता है कि एक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपके लिए भी मैं कि भाई मिसाल के तौर पर ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये एक कंपाउंड है, इनके पास ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि रिडक्शन। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बहरहाल ये हमारे साथ आपके लिए एक पिछले नॉलेज के बेस पर हमने आपको रिमाइंड करने थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की शक्ल में। तो जब ये सब कुछ एक सेल के अंदर वाक़ हो जाता है, आपको पता है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनील है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म, इन दोनों जगहों में रेस्पायरेशन होता है। तो आपने क्या करना है, इनको अपने साथ जहन में रखना है। तो जी, जब सेल के अंदर कोई रेस्पायरेशन होता है, कोई ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल होती है, रेस्पायरेशन का बेसिक मतलब भी यही है कि भाई टू रिलीज एनर्जी। तो अब जी, उसको हम फिर कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन, सेल क्यों रेस्पायरेशन करता है? फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी। उसको एनर्जी किस काम के लिए है? फॉर द वाइटल एक्टिविटी। मुख्तलिफ काम जो सेल करते हैं, मुख्तलिफ काम, जितनी भी वाइटल एक्टिविटी है सेल का, मिसाल के तौर पर डीएनए ने अपना काम करना है, क्रोमोसोम ने अपने काम करना है, डीएनए ने अपना इनहेरिटेंस करनी है, न्यूक्लियस ने अपना कंट्रोल करना है, किसी ने डाइजेशन करना है, किसी ने पावर बनानी है, मुख्तलिफ किसी ने ट्रांसपोर्ट करनी है। तो ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब इस सेल के पास एनर्जी होगी। या तो ये सेल प्रोसेस के जरिए अपने लिए खुद एनर्जी तैयार करेगा या बने बनाई एनर्जी को ये इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा सेल के पास और कोई चारा नहीं है। तो जी, तो ये सेलुलर रेस्पायरेशन, इसके 4 स्टेप है। क्या है? इसके 4 स्टेप है। इसकी जी 4 स्टेप है। और पहला स्टेप, हाँ, आपको अगर नजर आ रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, तीसरा है क्रेब्स साइकिल, और चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाइकोलाइसिस है। आपको ये भी पता है कि रिस्पायरेशन की 2 टाइप है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन और एक इनएरोबिक रिस्पायरेशन। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लीज उस वीडियो को देखकर आपका कंसेप्ट एरोबिक और इनएरोबिक पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बहरहाल एरोबिक रिस्पायरेशन एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। एरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन बहुत ज्यादा एनर्जी 38 एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें पैदा करती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन 2 एटीपी मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें देती है, जनरेट करती है। तो बहरहाल ये एरोबिक रिस्पायरेशन हो या इनएरोबिक रिस्पायरेशन हो,
इन 4 स्टेप में एक स्टेप उसमें कॉमन है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की लफ्जी मानी क्या है? ग्लाई का मतलब है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। यानी अगर ग्लाइकोलिसिस को हम कहें कि डीजेनरेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में इसका फार्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल O। इच जब आप इसके साथ लिखे तो इसको कहते हैं पायरुविक एसिड। अगर इच को आप मिटाए तो इसको कहते हैं पायरुविक। ठीक है ना। अब इसको हम कहते हैं, ये भी आपने आपके लिए याद करने की चीजें हैं कि इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसीटाइल, C डबल O डबल बॉन्ड O और डैश COO, इसको एसीटाइल कहते हैं। तो बहरहाल जब कोई ग्लूकोज यानी डीजेनरेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो फिर हम उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वाहिद स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है ना, इसलिए ये कॉमन है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो ये कॉमन भी ना होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए वो वहां पर नहीं होती। तो बहरहाल अब जी ग्लाइकोलिसिस की 2 स्टेप है। ठीक है, एक फेज है, स्टेप या फेज है, तो पहले मरहले में वो प्रेपरेटरी फेज है। जिस तरह आप अगर स्कूल को जाते हैं तो पहले आप तैयार होकर जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप जब जिस बगैर तैयारी के अगर आप कहीं गए तो आपको वहां शर्मिंदगी का सामना पड़ता है। तो यहाँ पर भी उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक फेज क्या है, प्रेपरेटरी फेज है, और दूसरा फेज है ऑक्सीडेटिव फेज है। इसमें बुनियादी तौर पर यह फर्क है कि प्रेपरेटरी फेज ग्लाइकोलिसिस के उस फेज को कहते हैं कि जिसमें एटीपी एनर्जी यूज होती है, ये आपने याद रखनी है। और वो कितनी मॉलिक्यूल? सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल। वो मैं आपको एक डायग्राम में बता ही दूंगा। और जबकि ऑक्सीडेटिव फेज वो फेज है जिसमें एटीपी एनर्जी बनती है, यानी वेयर एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। ठीक है ना। तो जहां पर यूज होते हैं उस फेज को प्रिपरेटरी फेज, जहां पर बनते हैं उसको ऑक्सीडेटिव फेज। इस टोटल फेज में 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, 2 हमें मिल जाते हैं नेट के ग्लाइकोलिसिस का। ये भी याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस एनेरोबिक में भी होता है, लेकिन वहां पर पायरुविक एसिड के बजाय वहां पर वो लैक्टिक एसिड को, अगर बैक्टीरिया के अंदर एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो वहां पर वो लैक्टिक एसिड को बनाता है जिससे दही बनता है, युगार्ट। और अगर पंजाई के अंदर ग्लाइकोलिसिस में एनेरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो यही ग्लूकोज, ये 6 कार्बन कंपाउंड, इससे इथानॉल यानी अल्कोहल बनता है। और यही इथानॉल आपको पता है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर फिर इससे क्या बन जाते हैं, शराब, वेन। ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपके जहन में होनी चाहिए। आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एनेरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है और एरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है। एनेरोबिक का मुख्तसरन मैंने आपके सामने कि भाई ये ग्लूकोज जब लैक्टिक एसिड में टूटता है तो हम कहते हैं कि ये फर्मेंटेशन है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस है, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर है। लेकिन जब पंजाई के अंदर हो तो फिर हम उसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेकिन जब आम दूसरे एनिमल्स में, प्लांट में, ठीक है ना, जहां पर होता है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अलावा बाकी जहां पर भी ग्लाइकोलिसिस होता है तो वहां पर जो ग्लाइकोलिसिस चूंकि मेजॉरिटी वहां पर होती, इसलिए हम उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जी प्रिपरेटरी फेज में 4 स्टेप है।
एक सबसे पहले हमने ग्लूकोज को एक्टिवेट करना है, ठीक है ना, और 6 कार्बन कंपाउंड को हमने एक्टिवेट करना है। अब इसके बाद फिर इसको एक्टिवेशन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है, तो उस एनर्जी को हम फिर उस एनर्जी की बाबत से हम इससे ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है, वही 6 कार्बन है, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है। तो जी, और वो स्ट्रक्चरल चेंज एफएससी लेवल पे, मेट्रिक लेवल पे आपको कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा आप मत सीखे, ठीक है ना। ये हायर लेवल की फिर चीजें हैं, फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो आप इतना ही अगर अभी सीख लें। तो जी, यहाँ पर एटीपी, आपको यहाँ पर ये डायग्राम नजर आ रहा है, ये ग्लूकोज, ये एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इस्तेमाल हो गया है, एक फास्फेट निकल गया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट, जी, ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को बना लेता है। सो यहाँ पर मैं एक स्टेज को लिखना भूल गया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब जी ये एक्टिवेट हो गया है, और यहाँ पर एटीपी एनर्जी भी इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो जी, एटीपी एनर्जी इस्तेमाल हुई है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्लियर। अब जी ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर को, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो जी अपने आइसोमर को, आइसोमर आपको पता है जिसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं, आइसोमेरिक कंपाउंड, उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जी ग्लूकोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप डायग्राम भी साथ मुलाहिजा कीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो डायग्राम इसके लिए। तो जी यही चीज आपने लिखनी है, ये स्टेज, और इसके साथ यही कुछ लिखनी है। और जी फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज, तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। अब जी देखो, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक और एटीपी मॉलिक्यूल मिलकर एडीपी बनाता है और फास्फेट को खारिज करता है, और यही फास्फेट क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। इसको आप इस तरह ये न लिखा करें, ठीक है ना, इसको मैंने आपके लिए, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो फ्रक्टोज 1,6 क्या, बाईफॉस्फेट, सॉरी बाईफॉस्फेट, ये लिख लिया, ठीक है जी, बाईफॉस्फेट। जी इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट क्या होगा, अब जी इसकी स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पर देखो, एक एटीपी, दूसरा एटीपी, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 एटीपी एनर्जी इस्तेमाल हो गया है। अब जी इसकी स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग का मतलब है, स्प्लिटिंग का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग का मतलब है कि अब ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जी फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट 6 कार्बन अब स्प्लिटिंग करने के लिए जा रहा है, क्या बना रहा है जी, 2 फास्फोग्लाइसीरिक, 2 फास्फोग्लाइसीरिक, जी 2 फास्फोग्लाइसीरिक एसिड, ये बन गया है। जब ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट यहाँ तक क्लियर हो गया, अब जी ये स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है ना। अब स्प्लिटिंग में क्या करेगा कि जी ये इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर ये भी इसके साथ लेके कि इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, जी 3 कार्बन कंपाउंड में अब ये देखो, ये 3 कार्बन, ठीक है, 2 PgAl DAP। PgAl का क्या मतलब है, फास्फोग्लाइसीरिक एसिड भी इसको कहते हैं, और डाईहाइड्रो एसीटोन फास्फेट भी इसको कहते हैं। तो ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, अब जी इसकी स्प्लिटिंग हो गई है। स्प्लिटिंग से 2 PgAl 3 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन, ये दोनों, ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको नजर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि भाई ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है, ये यहाँ ये इनसे ये बन सकता है, और ये यानी बोथ आर आइसोमर विद ईच अदर। अब जी दूसरा फेज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ तक प्रिपरेटरी फेज था, आप देख रहे हो कि एटीपी, एक एटीपी, दूसरा एटीपी,
एक एटीपी ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए और दूसरा फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट हासिल करने के लिए दूसरा एटीपी इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, अब जी 2PG फास्फो, अब इसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज शुरू होगा, यहाँ पर एटीपी बनेगा। ठीक है ना जी, ये एक 2 एटीपी यहाँ पर 2 एटीपी, ये 4 एटीपी बन गए। तो जी ऑक्सीडेटिव फेज में फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बाईफास्फेट 2PGAL, जब 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ रिएक्शन करके 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट और NAD के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है 2,1,3 बाईफास्फेट। ये 2 फास्फेट वही लिख लिए 2, ये 2 मॉलिक्यूल है जो यहाँ से आ रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन है। तो 1,3 बाईफास्फेट PGA 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ मिल गया। अब जी ये इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, तो 2,1,3 बाई PGA, अब यहाँ पर 2 ATP एनर्जी इसके साथ मिलकर क्या बनाता है, रिएक्शन करके 2 ATP बनाता है, जिसमें हमारे पास 2,3PGA, यानी अब एक फास्फेट रह गया, एक फास्फेट तो उधर चला गया ADP के साथ, तो जी तो 3PGA, ये बाई का लफ्ज कट गया तो 3 कार्बन। इसके बाद 2,3PGA में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, वाटर निकल जाता है। आपको अगर नजर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर, वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या हो रही है, आपको फास्फोपिनोल पायरुविक एसिड बन जाती है। फास्फोपिनोल पायरुविक एसिड फिर 2 ATP एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या करता है 2 ATP बनाता है और पायरुविक एसिड बनाता है। ये आपका जी, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कट नज़र, ताकि ये चीज़ ये यहाँ पर ATP, ये जी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये हमारे साथ क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होगा, ठीक है ना। तो पायरुविक एसिड, ये सारा रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो गया। अब क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये दूसरा रिएक्शन को भी मैं आपको समझाने के लिए कर ही देता हूं कि ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, कोएंजाइम ए के साथ और NAD के साथ रिएक्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, ठीक है ना। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल की तरह घूमता है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल चुका है और NAD, यहाँ पर इसकी सूरत पायरुविक एसिड की सूरत क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इस वजह से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। और जब यही एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होकर एक साइकिल बनाता है, फिर उस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट का टॉपिक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप यहाँ पर एक मरतबा फिर देखें। अब ये डायग्राम ज़रूरी आपने याद करना है। ग्लूकोज 6 फास्फेट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना है एनर्जी के जरिए। ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फिर कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में, तो यहाँ पर दूसरा ATP एनर्जी मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट 2 3 कार्बन कंपाउंड में, एक को हम 2PGL 3 कार्बन कंपाउंड और दूसरे को DAP 3 कार्बन। और फिर इसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हो जाता है। 2PGL 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट और NAD के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है 1,3 बाई PGA 3 कार्बन कंपाउंड और NAD से NADH2 बनता है और 1,3 बाई PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड के साथ 2 ADP का एनर्जी मॉलिक्यूल मिलकर 2 ATP बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ 2
3 PGA बन जाता है फास्फोग्लाइसिरिक एसिड। फास्फोग्लाइसिरिक एसिड से ऑक्सीडेशन होती है वाटर की, यानी वाटर निकल जाती है, और वाटर के निकलने से ये फास्फोग्लाइसिरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड हमारे साथ वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या हो जाता है, वाटर के ऑक्सीडेशन से हमारे साथ फास्फोपिनोल पाइरुविक एसिड बनता है, फास्फोपिनोल फास्फेट बनता है, या फास्फोपिनोल पाइरुविक एसिड बनता है जी। अब फास्फोपिनोल पाइरुविक एसिड एक मरतबा फिर 2 ATP को मॉलिक्यूलों, एनर्जी के मॉलिक्यूलों को इस्तेमाल करके पाइरुविक एसिड को बनाता है, और वो 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड इस तरह हमारे साथ वजूद में आते हैं। फिर इसके बाद पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर पाइरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन में ये, चूंकि ग्लाइकोलाइसिस का पूरा साइकिल तो साइटोप्लाज्म में होता है, और पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन तो अब क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, बल्कि इटसेल्फ ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलों को रिलीज करते हैं, और NAD से एक हाइड्रोजन भी लेते हैं, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम की सूरत में रह जाता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जब माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल लाइक मिनर का किरदार अदा करते हैं, तो उस साइकिल को हम फिर क्रेब्स साइकिल कहते हैं। सर हेंस क्रेब्स ने जो साइकिल हमारे लिए बनाया है, तो उसको फिर 2 कार्बन कंपाउंड यानी एसिटाइल कोएंजाइम A अब तैयार है क्रेब्स साइकिल में एंट्री के लिए। इंशाल्लाह उस पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। फिर आप देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम A एक्सिलो एसीटेट के साथ फिर सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटोरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट से प्यूमेरेट से मालेट से एक्सिलो एसीटेट। ये सिलसिला इंशाल्लाह फिर किस तरह होता है, क्या क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए मैं करूँगा। तो इतना ही है, इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका इस पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगी। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।